हेलो बच्चों, देखो इससे पहले अपने चैप्टर 1 पूरा तो हो चुका है वैसे पहले, लेकिन फिर भी कई बच्चों की ऐसी डिमांड थी कि हमें बोर्ड पर चैप्टर 1 पढ़ाया जाए दोबारा, तो उसी के लिए आज अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 ले रहे हैं आज अपन, जिसका नाम क्या है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये जो चैप्टर है बोर्ड के अंदर 4 अंक का आता है। इसमें होता है क्या है कि एक तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 1 नंबर का छोटा वाला क्वेश्चन आता है। लेकिन अभी तक जितने भी बोर्ड के एग्जाम हुए हैं आपके, तो इसमें क्या है कि जो 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी क्या है, उसने क्वेश्चन को 2 या 3 भागों में बांट करके छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे हैं। तो मेनली अपने को क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन ही क्या करना है, तैयार करने को। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, कोई वैज्ञानिक नाम है, तो वो सारी चीजें अपने को क्या करनी है, इसमें तैयार करनी है। ठीक है। तो वैसे तो ये लेसन जो है लेक्चर मेथड से होना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोर्ड पे समझा करके इसको छोटा करने का प्रयास करूंगा, ताकि मुख्य मुख्य बातें आप क्या कर सके, उसमें से याद रख सके। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। भोजन और मानव स्वास्थ्य, यानी कि एक बात तो अपने को इसमें पढ़नी है भोजन के बारे में, और दूसरा अपन जो मानव का स्वास्थ्य है उसके बारे में भी विचार करेंगे कि जो भोजन अपन करते हैं तो उसका मानव स्वास्थ्य के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, भोजन के अंदर की बात करते हैं तो अपन पहली चीज तो ये जान ले कि भोजन क्यों करता है इंसान। तो देखिए, कोई भी इंसान कोई भी कार्य करता है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही मानव क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो भोजन होता है, एक तो भोजन ऐसा होता है कि जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सारे पोषक तत्व सही मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो वो तो होता है संतुलित भोजन। और एक भोजन ऐसा होता है जिसमें हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, असंतुलित भोजन कहलाता है। तो देखो यहां पर देखिए, पहली चीज है आपके संतुलित भोजन या संतुलित आहार। तो क्या होता है ये, वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक उचित मात्रा में उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता। उचित मात्रा का मतलब यह है कि जो भोजन के घटक है वो बिल्कुल सही मात्रा में उपस्थित है, शरीर को जितना आवश्यकता उतनी ही मात्रा में उपस्थित है, न तो कम उपस्थित है, न ही ज्यादा उपस्थित है, बिल्कुल सही मात्रा में उपस्थित है। तो वो क्या हो जाएगी, उचित मात्रा हो जाएगी। अब जो संतुलित भोजन है उसके क्या है, 6 घटक माने जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, और इसके अलावा जल और खाद्य रेशे। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इनके बारे में आप जानते हो, जल के बारे में भी जानते हो, और ये खाद्य रेशे। तो खाद्य रेशे क्या होते हैं, वास्तव में तो क्या है कि पादप कोशिकाओं का न पचने वाला भाग होता है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है। तो ये वैसे तो पोषक तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी ये भोजन में होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, जो अपचित भोजन या मल होता है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग सेलुलोज का बना होता है। तो ये जल अवशोषित करके मोटा हो जाता है, और यह मल या अपचित भोजन है उसको ये चिकना बना करके शरीर से बाहर निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये 6 के 6 घटक यदि सही मात्रा में भोजन में उपस्थित है, उचित मात्रा में उपस्थित है, तो वो भोजन क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहलाएगा। अब देखो, इसके बाद में संतुलित भोजन का जो महत्व है वो क्या है, यानी कि संतुलित भोजन यदि अपन करें तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, संतुलित भोजन शरीर को क्या करता है, मजबूत बनाता है। पहला लाभ क्या हो गया कि संतुलित भोजन जो है वो शरीर को मजबूत बनाता है। दूसरा जो महत्व है वो देखो क्या है, संतुलित भोजन रोगों से लड़ने के लिए क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो रोगों से लड़ने की क्षमता है शरीर की, उसको अपन बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। तो संतुलित भोजन क्या करेगा, रोगों से लड़ने के लिए शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। और तीसरा महत्व देखो क्या है, संतुलित भोजन दिमाग को तेज और स्वस्थ बनाता है। संतुलित भोजन क्या करता है, दिमाग को तेज और क्या करता है, स्वस्थ बनाता है। तो इस तरीके से ये संतुलित भोजन के कितने महत्व है, 3 महत्व है। अब इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं असंतुलित भोजन की।
तो असंतुलित भोजन में क्या होगा कि जो भोजन के घटक है उनमें से एक घटक या एक से अधिक घटक सही मात्रा में उपस्थित नहीं होंगे तो वो भोजन क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन कहलाएगा। देखो सही मात्रा में नहीं होने का मतलब कोई घटक जो है उचित मात्रा से कम मात्रा में भी हो सकता है, तो उचित मात्रा से ज्यादा मात्रा में भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वसा की मात्रा है तो एक निर्धारित स्तर पर शरीर को वसा चाहिए होता है, उससे कम वसा है तो वो भी असंतुलित भोजन हो जाएगा, और उससे ज्यादा वसा हो गई है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, असंतुलित भोजन हो जाएगा। तो अपन ऐसे बोलेंगे कि वह भोजन जिसमें भोजन का एक या एक से अधिक घटक क्या हो, उचित मात्रा में उपस्थित नहीं हो, तो उसे क्या बोला जाता है, असंतुलित भोजन बोला जाता है। वह भोजन जिसमें भोजन का एक या एक से अधिक घटक उचित मात्रा में उपस्थित नहीं हो, उसे क्या बोला जाता है, असंतुलित भोजन कहा जाता है। अब देखिए जहां पर संतुलित भोजन के तो क्या थे, लाभ या महत्व थे, तो उससे उल्टा असंतुलित भोजन की शरीर के अंदर हानियां होगी, कुछ न कुछ रोग पैदा हो जाएंगे, और उन्हीं रोगों को अपन बोलते हैं कुपोषण। वास्तव में होता क्या, देखो कि जब व्यक्ति लंबे समय तक इस तरीके का भोजन ग्रहण करे कि उसमें कोई विशेष पोषक तत्व लंबे समय तक नहीं पाया जाता है, तो धीरे धीरे उस पोषक तत्व की कमी से शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है, और वही रोग क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है, हीनता जन्य रोग कहलाता है। जब व्यक्ति लंबे समय तक ऐसे भोजन का सेवन कर रहा है जिसमें कोई विशेष पोषक तत्व कम मात्रा में उपस्थित है, तो उसके शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का रोग पैदा हो जाएगा, और उसी को अपन क्या बोलेंगे, कुपोषण या अभाव जन्य रोग बोलेंगे। तो देखिए कुपोषण क्या है, लंबे समय तक जब भोजन में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे क्या बोला जाएगा, कुपोषण बोला जाएगा। यानी कि भोजन के जो घटक है उसकी लंबे समय तक अनुपस्थिति पाई जाए तो वही चीज क्या कहलाएगी, कुपोषण कहलाएगी। अथवा दूसरी भाषा में अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को ही क्या बोला जाता है, कुपोषण या हीनता जन्य रोग बोला जाता है, ठीक है। तो असंतुलित भोजन यदि लंबे समय तक व्यक्ति को मिल रहा है तो कुपोषण हो जाएगा, हीनता जन्य रोग हो जाएगा। तो देखो इस लेसन के अंदर अपने को क्या करना है, 3 पोषक तत्व विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण, इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ना है। तो एक तो अपन पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण, दूसरा अपन पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा अपन पढ़ेंगे खनिज कुपोषण, ठीक है। तो पहले आप इन सारी चीजों को नोट करो, फिर अपन क्या करेंगे, इनको एक एक लेकर के पढ़ेंगे, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। तो इनको आप नोट करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करो इनको। हाँ तो अब देखो अपन बात करते हैं विटामिन कुपोषण की। तो देखिए सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं ये, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब देखो विटामिन की क्या है कि भोजन में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन यदि वो सूक्ष्म मात्रा उपस्थित नहीं होना तो शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार का रोग पैदा हो जाएगा। तो भोजन में विटामिन की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन कार्य की दृष्टि से विटामिन बहुत ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि वो सूक्ष्म मात्रा में भी उपस्थित है लेकिन वो नहीं है, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, कोई रोग पैदा हो जाएगा हमारे शरीर के अंदर। तो देखिए विटामिन की शरीर के अंदर कमी होती है, किसी एक विटामिन या एक से अधिक विटामिन की कमी होती है तो शरीर के अंदर कुपोषण या हीनता जन्य रोग पैदा हो जाता है। तो विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग है वो अपन इस चार्ट के अंदर देखते हैं। देखो इसके अंदर अपने को क्या देखना है, विटामिन है, उसका नाम आएगा, साथ में उसका रासायनिक नाम भी रहेगा, उसकी कमी से होने वाला जो भी रोग है उसके नाम आ जाएंगे, और उस रोग के जो लक्षण है वो आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले है विटामिन ए, और इस विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल होता है। और विटामिन ए की जब शरीर के अंदर कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। अब इस रोग के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को रात को या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। देखो नाम से समझो, रतौंधी यानी कि रात अंधी, यानी कि रात में अंधा हो जाना, तो व्यक्ति को कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देने लग जाता है, ठीक है।
दूसरा है विटामिन B1। देखो विटामिन बी जो होते हैं 12 प्रकार के होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, ऐसे 12 प्रकार के होते हैं ये। तो इनमें से केवल 3 B1 अपने को दिए हुए हैं, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3। तो विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी नाम का रोग हो जाता है। अब इस रोग में क्या होता है, हृदय धड़कन कम हो जाती है और पेशियां और तंत्रिकाएं कैसी हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी विटामिन देखो, विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, और इस राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, राइबोफ्लेविनोसिस नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग, राइबोफ्लेविनोसिस। तो देखो इस रोग में क्या होता है, मुख के किनारे और होठ की त्वचा फट जाती है और स्मृति यानी कि याददाश्त में कमी आ जाती है। मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा फट जाती है और स्मृति में यानी कि याददाश्त में कमी आ जाती है। इसके बाद में देखो तीसरा विटामिन आपका विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है, और इसकी कमी से पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है। और इस रोग में क्या होता है, जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती है। क्या रोग हो जाता है, पेलेग्रा रोग के लक्षण क्या है, जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है और त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। जैसे अपन ब्रश करते हैं तो कई बार मसूड़ों से खून आ जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है। यदि कोई व्यक्ति ब्रश करता है और उसके मान लीजिए मसूड़ों से खून आ रहा है, उस दौरान ब्रश के जो रेशे होते हैं उन्हीं से उस मसूड़े में खून आ जाता है, तो इसका मतलब उसके शरीर में किसकी कमी है, विटामिन सी की कमी है। उसको कौन सा रोग हो गया है, स्कर्वी नाम का रोग हो गया है। इसके बाद में देखिए विटामिन डी या कैल्सीफेरोल। तो देखिए विटामिन डी होता है, ये क्या करता है, हमारी हड्डियों के साथ में मिलकर के हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है। हड्डियों के निर्माण में विटामिन डी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है और इसमें पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास पास आ जाते हैं। भाई देखो यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हड्डियां क्या हो गई, कमजोर पड़ गई। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर पड़ गई तो पैरों की हड्डियां जो होती है वो मुड़ जाती है और जो घुटने होते हैं वो मुड़ जाने के कारण क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से देखो जो विटामिन है जो अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन सी और विटामिन डी, ये जो 6 विटामिन आपको दे रखे हैं, इनके नाम याद करने हैं आपको, इनके रासायनिक नाम भी याद करने हैं और इसके अलावा इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उनके नाम याद करने हैं और उसके लक्षण भी ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने जो विटामिन के नाम लिखे हैं तो यहाँ सबके साथ में कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, इन विटामिन का रासायनिक नाम लिखा हुआ है, तो ये आप नोट करें। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्रोटीन कुपोषण जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप इनको नोट कर ले में, जब तक वीडियो को पॉज करके नोट करो। हाँ तो देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण की। तो देखो गर्भवती महिलाओं और किशोर अवस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक तत्व है। देखिए प्रोटीन वैसे तो क्या है, हर अवस्था के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन गर्भवती महिला और किशोर अवस्था, जैसे गर्भवती महिला के अंदर तो क्या होता है कि शिशु का जब गर्भ के अंदर विकास हो रहा होता है तो उस शिशु के अंदर मांस का निर्माण हो रहा होता है और मांस के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार किशोर अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति का जो शरीर है उसका सबसे ज्यादा विकास होता है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा मांस की आवश्यकता होती है और वो मांस का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात आई है कि गर्भवती महिला और किशोर अवस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक तत्व यानी कि इस अवस्था में प्रोटीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए जो प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग अपन पढ़ने वाले हैं उसमें 2 रोग पढ़ेंगे, एक तो कोसी योरकोर नाम का रोग है और दूसरा मेरस्मस नाम का रोग है। तो कोसी योरकोर नाम का जो रोग है वो तो केवल प्रोटीन की कमी से होता है
और मेरेस्मस नाम का जो रोग है वो प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा या कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। तो पहले अपन बात करते हैं ओरकोर नाम के रोग की। तो देखिए पहली बात यही है कि ये केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, यानी कि केवल प्रोटीन की कमी हो शरीर के अंदर, अन्य किसी पोषक तत्व की कमी नहीं हो, केवल प्रोटीन की कमी हो तब ये रोग होता है। अब इस रोग के लक्षण क्या है? भूख कम लगना, बच्चे का पेट फूल जाना, बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना और त्वचा पीली शुष्क काली धब्बेदार होकर के क्या होने लग जाती है? फटने लग जाती है। तो ये 4 लक्षण है। बच्चे को भूख कम लगना, बच्चे का पेट फूल जाना, बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, त्वचा पीली शुष्क काली धब्बेदार होकर के क्या होने लग जाती है? फटने लग जाती है। इसके बाद में दूसरा मेरेस्मस रोग। तो ये रोग भोजन में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा या कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। यानी कि ये रोग कब होगा? जब शरीर के अंदर प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होगी या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होगी, तब कौन सा रोग होगा? मेरेस्मस रोग होगा। अब इस रोग के लक्षण में देखो क्या है कि शरीर सूख करके कैसा हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। इसके अलावा आंखें कांतिहीन हो जाती है। आंखें कांतिहीन होने का मतलब है कि आंखों की जो चमक है वो खत्म हो जाती है और आंखें अंदर धस जाती है। देखो इन दोनों रोगों के जो लक्षण है उसके अंदर मूलभूत अंतर यह है कि इसके अंदर तो बच्चे का पेट फूल जाता है, लेकिन इस रोग में पूरा शरीर ही सूख जाता है। उसकी जो त्वचा है पसलियों पर जमा हो जाती है, तो त्वचा को देखने पर ही आप उसकी जो पसलियां हैं उसको देख करके गिन सकते हो। कुछ इस तरीके की बच्चे की स्थिति हो जाती है। जबकि इसके अंदर क्या होगा? बच्चे का जो पेट है वो फूल जाएगा, लेकिन इसके अंदर बच्चे का शरीर ही सूख जाता है, जिससे वो जो पसलियां होती है शरीर के अंदर की वो नजर आने लग जाती है। तो ये हो गया आपके प्रोटीन कुपोषण। इनको भी उतार लीजिए वीडियो को पोस्ट करके। इसके बाद में अपन बात करेंगे खनिज कुपोषण की। किसकी बात करेंगे? खनिज कुपोषण की। तो नोट करिए इनको। हाँ, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं अपन खनिज कुपोषण की। देखिए जो खनिज लवण होते हैं वास्तव में उसके अंदर क्या होता है कि 2 खनिज तत्व पाए जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड जो है एक प्रकार का खनिज लवण है, तो इसके अंदर 2 खनिज तत्व है, एक तो सोडियम है और दूसरा क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, तो जब भी अपने को खनिज लवण पढ़ना होता है तो वास्तव में अपन क्या करते हैं कि जो खनिज तत्व है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो जो कोई सा भी खनिज तत्व है, विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं शरीर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो खनिज तत्व हमारे शरीर के अंदर वो अलग अलग क्रियाओं के संचालन के अंदर क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो कुछ खनिज तत्वों के नाम, स्रोत और कार्य यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। देखो वास्तव में अपन क्या कर रहे हैं कि अपन कुपोषण या हीनता जन्य रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, जो किसी पोषक तत्व की या किसी भोजन के घटक की कमी से होने वाले रोग है। तो देखो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रकार के पोषक तत्व की कमी से जो रोग हो रहा है उसको स्पेशल कोई नाम दिया गया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ के नाम नहीं है लेकिन वो रोग पाए जाते हैं। तो अपन जब इनके कार्य पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, वो यदि पोषक तत्व कम होगा तो सीधी बात है कि वो कार्य नहीं होगा। तो इसी आधार पर अपन क्या कर लेंगे? उस रोगी की पहचान कर लेंगे। तो देखो यहां पर अपन ने ले लिए खनिज तत्व, यहां पर उसके प्रमुख स्रोत, और यहां पर अपन ने क्या कर लिया? उसके प्रमुख कार्य ले लिए हैं। तो देखो पहला जो खनिज तत्व अपन ने लिया है वो सोडियम, इसका प्रतीक Na होता है, और ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धनायन बनाता है। तो वास्तव में क्या होता है कि जब भी अपन किसी सजीव के शरीर के अंदर इसकी बात करेंगे तो ये Na+ के रूप में क्या होगा? पाया जाएगा। तो इसके प्रमुख स्रोत देखो, सामान्य नमक, मछली, मांस, दूध, अंडे आदि क्या है? इसके प्रमुख स्रोत है। अब इनका कार्य देखो, मांसपेशी संकुचन। देखो शरीर के अंदर बहुत सारी गतियां हो रही है, तो वो गतियां वास्तव में क्या होती है? पेशियों के फैलने से और संकुचित होने से होती है। जब पेशियां सिकुड़ती है या फैलती है तभी शरीर के जो अंगों की गतियां हैं वो संपादित हो पाती है। तो मांसपेशी के संकुचन के अंदर ये सोडियम आयन जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में बात करते हैं तंत्रिकीय आवेग संचरण की। देखिए हमारे शरीर के अंदर जो सूचनाएं होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तंत्रिका कोशिकाओं की सहायता से जाती है। किसकी सहायता से जाती है? तंत्रिका कोशिकाओं की सहायता से जाती है। तो तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर जो सूचनाएं जा रही है उन सूचनाओं को बोला जाता है आवेग। तो सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना क्या कहलाएगा? आवेग संचरण कहलाएगा। यानी कि जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसमें सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाएगा?
तंत्रिकीय आवेग संचरण कहलाएगा। तो वो जो तंत्रिकीय आवेग संचरण हो रहा है उस क्रिया के अंदर भी सोडियम जो है आयन वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर का विद्युत अपघटन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये शरीर का परासरण संतुलन बनाना, शरीर का परासरण संतुलन बनाने का मतलब है कि शरीर के अंदर लवण और जल की मात्रा का संतुलन बनाना। किस किस का? लवण और जल की मात्रा का संतुलन बनाना। तो ये क्रिया कहलाती है परासरण संतुलन। तो परासरण संतुलन बनाने की क्रिया के अंदर भी सोडियम आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन पोटेशियम की। तो पोटेशियम का जो प्रतीक है वो K है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके K+ आयन बनाता है। ठीक है, K+ आयन बनाता है। तो ये सजीवों के शरीर के रूप अंदर किस रूप में मिलेगा? K+ के रूप में पाया जाएगा। तो देखिए इसके प्रमुख स्रोतों के अंदर ऐसी बात है कि सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, यानी कि लगभग जो सभी खाद्य पदार्थ उन सब के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होता है कि पोटेशियम आयन पाया जाता है। और इसके कार्य भी ठीक सोडियम आयन के समान है। देखो वही मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन और शरीर का परासरण संतुलन बनाए रखना। तो कार्यों को याद करने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। सोडियम और पोटेशियम के जो कार्य है वो लगभग कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो सीधी बात यही है कि जब सोडियम या पोटेशियम के शरीर में कमी होगी तो मांसपेशी संकुचन जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। शरीर के अंदर जो तंत्रिकाओं के अंदर आवेग संचरण है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। शरीर का जो विद्युत अपघटन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा और शरीर का जो परासरण संतुलन बनता है वो भी ठीक प्रकार से नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं साहब कैल्शियम की। तो देखिए कैल्शियम किस किस में पाया जाता है? दूध, अंडे, हरी सब्जियों के अंदर पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? विटामिन डी के साथ मिलकर के हड्डियों और दांतों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी के साथ में मिलकर के हड्डियों और दांतों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद में देखो ये जो कैल्शियम है ये Ca इसका प्रतीक है और ये शरीर के अंदर किस रूप में पाया जाता है? Ca+2 आयन के रूप में पाया जाता है। इसके बाद में अपन फास्फोरस की बात करते हैं तो इसका प्रतीक P है और ये शरीर के अंदर किस रूप में पाया जाएगा? P-3 के रूप में पाया जाएगा। तो देखो इसका स्रोत क्या है? दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, सूखे मेवे, यकृत, वृक्क। तो देखो यहां पर अपन थोड़ा सा समझते हैं। हाँ देखो सूखे मेवे तो आपने खाए ही होंगे, काजू बादाम, तो एक तो वो चीज हो गई। अच्छा बात करते हैं यकृत की। देखो कोई इंसान मान लीजिए दूसरे जीव को मार करके खाता है तो उस जीव के अंदर भी यकृत होती है, किडनी या वृक्क होता है। तो उस दूसरे जीव का यदि वो यकृत निकाल करके खाता है तो उसको क्या मिलेगा? फास्फोरस मिलेगा। या उसकी किडनी निकाल करके खाता है तब भी उसको क्या मिलेगा? फास्फोरस मिलेगा। ये हिंदी में नाम है, अंग्रेजी में इसको किडनी बोला जाता है वृक्क को। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? ये कैल्शियम के साथ में मिलकर के हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता। अब एक बात सुनिए मेरी बात ध्यान से। हमारे शरीर के अंदर हड्डियों और दांतों का जो निर्माण है वो एक यौगिक होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। इसी यौगिक का जो अणु सूत्र होता है वो होता है C3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इस यौगिक के अंदर देखो आप कैल्शियम भी है और फास्फोरस भी है। तो हड्डियों और दांतों का निर्माण वास्तव में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों से मिलकर के होता है और इसके साथ में हड्डियों के साथ में विटामिन डी मिलकर के क्या करती है? उनको मजबूत बनाने का कार्य करती है। तो आप इनके कार्यों को ऐसे याद कर सकते हो भाई, ये भी हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, ये भी हड्डियों और दांतों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। इसे विटामिन डी के साथ साथ अपने ऐसे लिख सकते हैं भाई जो कैल्शियम आयन है वो फास्फोरस और विटामिन डी के साथ मिलकर के हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। इसी तरीके से फास्फोरस के लिए अपन लिख सकते हैं भाई ये विटामिन डी और कैल्शियम के साथ में मिलकर के हड्डियों और दांतों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। तो 4 तो अपन ने पोषक तत्व ये पढ़ लिए, इसके अलावा 2 और बच रहे वो पढ़ना है। और इसके अलावा फिर अपन 1-2 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी से होने वाले जो रोग है उनके स्पेशल नेम भी है, तो वो नेम भी अपन देखेंगे। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो, उसके बाद में उन दोनों के बारे में भी आपको बताता हूं और वो जो नाम है वो भी आपको बताता हूं। तो नोट करिए पहले इनको। हाँ तो बालिक बालिकाओं अब थोड़ा सा आगे अपन चलते हैं। तो देखो इससे पहले मैंने आपको 4 तत्वों के बारे में बताया है, अभी 2 बचे हुए हैं जिनको भी पढ़ लेते हैं। देखो 5वां है लोहा। लोहा जो है इसको अपन आयरन भी बोलते हैं,
इसका जो प्रतीक होता है Fe, और ये दो रूपों में मिल सकता है। एक तो होता है Fe+2 और दूसरा होता है Fe+3। ठीक है, दो रूपों में मिलेगा। इसे तो फेरस बोला जाता है, इसको फेरिक बोला जाता है। ये फेरस और ये फेरिक। ठीक है, किस किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है, गुड़, यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, दूध, दही आदि के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो प्रमुख कार्य है रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। ये याद भी रखना है आपको, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है पहले कि कौन सा खनिज तत्व है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? लोहा या आयरन क्या करता है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है कि ये रुधिर में हीमोग्लोबिन का क्या करता है? निर्माण करता है। और इसके अलावा ऊतकों का ऑक्सीकरण भी करता है। देखो, ऑक्सीकरण की क्रिया जो होती है उसके अंदर कोई भी पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए आपका Ag+2 है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe+3 बना लेता है। तो कोई भी पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। तो यदि ये किसी ऊतक में विद्यमान है Fe+2 के रूप में, और वहां पर रह करके ये क्या करे कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो इसके सहित उस पूरे ऊतक का ही क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है? ऑक्सीकरण में भी सहायता करता है। लेकिन मुख्य कार्य इसका यही है कि ये हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायता करता है। और ये आपको याद भी रखना है, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया हुआ ये पहले। दूसरा देखो आयोडीन। तो आयोडीन का जो प्रतीक होता है आई होता है। अब देखो किस किस में पाया जाता है? नमक, आपने खाया होगा आयोडीन युक्त नमक। आजकल जो भी नमक आता है आयोडीन युक्त नमक आता है, उसमें आयोडीन पाया जाता है। समुद्री भोजन, समुद्री भोजन का मतलब ये है एक तो समुद्री मछलियां जो समुद्र से पकड़ करके खाई जाती है, और इसके अलावा क्या है? समुद्र के अंदर शैवाल भी होते हैं, और उन शैवालों को भी भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। तो उनसे भी क्या होता है? आयोडीन मिल जाता है। ठीक है, जलीय मछलियां, हरे पत्तों वाली सब्जियां और काला नमक, इन सभी के अंदर क्या होता है? आयोडीन पाया जाता है। अब देखिए आयोडीन क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, किसके निर्माण में सहायता करता है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। इस हार्मोन के बारे में अपन पढ़ेंगे, दूसरा लेसन है उसके अंदर दोबारा इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनता है, कहां बनता है। देखो ये तो बात हो गई इनकी। अब मैंने आपको ये कहा था कि कुछ तत्वों के कमी से होने वाले जो रोग है उनके स्पेशल नेम है। तो स्पेशल नेम के लिए देखो, जैसे कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर और भंगुर हो प्रकृति की हो जाती हैं। यदि शरीर के अंदर कैल्शियम कम है तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी और भंगुर प्रकृति की हो जाएगी। भंगुर प्रकृति का मतलब यह है कि व्यक्ति थोड़ा सा ऊंचाई से गिरा और तुरंत उसकी जो हड्डियां हैं उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियों में दरारें पड़ जाती है। तो भंगुरता का मतलब यह है कि थोड़ी सी ऊंचाई से गिरने पर ही वो क्या हो जाए? टूट जाए। तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर और भंगुर प्रकृति की हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं लोहे की। लोहा तत्व रुधिर के अंदर क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब यदि मान लीजिए लोहा तत्व नहीं होगा शरीर के अंदर, कम मात्रा में होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या हीमोग्लोबिन बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो जब हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा शरीर के अंदर, तो उस स्थिति में एक रोग हो जाता है जिसे अपन बोलते हैं रक्तहीनता या एनीमिया। सामान्य भाषा में इसको खून की कमी भी बोला जाता है। तो लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तहीनता या एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। और इस रोग के अंदर चेहरा जो होता है वो कैसा हो जाता है? पीला पड़ जाता है। देखो हमारे शरीर के अंदर लाल रक्त कणिकाएं होती है, और लाल रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन ही रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो यदि हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो चेहरे का जो हल्का हल्का लाल रंग होता है वो उड़ जाएगा, और उसकी जगह उसका कलर कैसा हो जाएगा? पीला पड़ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्तहीनता या एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। कोई पूछ ले भाई हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा तत्व सहायता करता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? लोहा। अब इसके बाद में देखो आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है। देखिए हमारे गले में यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। तो ये थायराइड ग्रंथि ही थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण तभी कर पाती है जब इसको आयोडीन पर्याप्त मात्रा में मिलती है। किसको? थायराइड ग्रंथि को। यदि इस थायराइड ग्रंथि को आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले तो इसकी क्रिया मंद पड़ जाएगी। ये थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन करना बंद कर देगी,
और यहाँ से क्या हो जाता है कि ये जो गला है सूज जाता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि यहीं पर है, तो ये थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और गला यहाँ से सूज करके क्या हो जाता है, लटक जाता है। तो उस रोग को अपन बोलते हैं गलगंड गाइटर या घेंगा रोग बोला जाता है। तो कोई पूछ ले भाई आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गलगंड गाइटर या घेंगा नाम का रोग होता है। या कोई ऐसे पूछ ले भाई गलगंड या गाइटर या घेंगा रोग कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, तो हमारा उत्तर होगा आयोडीन। या फिर कोई ऐसे पूछ रहे भाई जो गलगंड या गाइटर या घेंगा रोग है इससे कौन से ग्रंथि संबंधित है, तो कौन से ग्रंथि संबंधित है, थायराइड ग्रंथि है। कोई पूछ रहे भाई थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है, तो अपन बता देंगे थायराइड ग्रंथि करती है, ठीक है। या फिर ऐसे प्रश्न आ जाएगी थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है, तो हमारा उत्तर होगा थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये बात हो गई आपकी पोषक तत्वों से संबंधित। तो अपन ने कुपोषण पढ़ लिए हैं तीनों प्रकार के, ठीक है। अब इसके बाद में जो भी अगला वीडियो रहेगा अपना वो मानव स्वास्थ्य के ऊपर रहेगा, जिसके अंदर अपन जल से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इनको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।